तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका होम साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गृह विज्ञान का विषय है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा होम साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने होम साइंस का एक सैम्पल पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूछ रहे हैं हमसे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंग्लिश में ऐसे होगा आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 7 जून को बच्चों। ठीक है, तो जो आपका ग वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। तो 7 जून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उन वर्षों का उल्लेख कीजिए जिनमें वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय युवा नीति को अपनाया गया। तो वो कौन सा वर्ष है बच्चों? तो वो है आपका 1999 और 2003। तो क वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि मेंशन द ईयर्स इन विच नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन एंड नेशनल यूथ पॉलिसी वेयर अडॉप्टेड। तो 1999 हो जाएगा और 2003 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का संविधान जो है उसका कौन सा अनुच्छेद किसी भी रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? तो जो आपका 16A है ये इस चीज को इंश्योर करता है कि भैया कोई भी रोजगार हो, मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त है, ये दोनों क्या करते हैं भैया, एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका दोस्त को सैलरी मिल रहा है 20,000 रुपया, ठीक है, और सेम प्रोफाइल पे आप भी जॉब करेंगे तो आपको भी 20,000 रुपया मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर आपका 16A के अकॉर्डिंग किसी भी रोजगार के अंदर सभी नागरिकों को समानता की गारंटी दी गई है भैया, कि सभी समान है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, द डैश आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स इन एनी एम्प्लॉयमेंट। तो 16 फर्स्ट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पोषण संबंधी समस्या जो है वो कौन सी है? तो भारत के अंदर जो पोषण से संबंधित यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो आपका वो प्रॉब्लम है वो है भैया आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम इन इंडिया। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि हॉलमार्क का मानक चिन्ह किन चीजों पर होता है? ऑन व्हाट थिंग्स इज द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ हॉलमार्क। ठीक है, आपको बताना है कि किन किन चीजों पर हॉलमार्क का निशान होता है। वो टीवी वगैरह में आपने ऐड भी सुना होगा ना इस तरह से कि हॉलमार्क का निशान है शुद्धता की पहचान। तो अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, खास करके सोने चांदी आभूषण वाला चीजें, तो उस पर हॉलमार्क का निशान जरूर चेक कर ले। जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं? कितना अच्छा ऐड आता था, अभी तक मेरे को याद है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पर कमेंट करके कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दे दूंगा, अगर उस बच्चे ने पहले कमेंट किया होगा और सही आंसर होगा तभी। ठीक है, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, चित्र में वस्तु के निर्माण में शामिल शिल्प की पहचान कीजिए। ये जो आपका चित्र है बच्चों, ये जो आप देख सकते हैं इस तरह से, इसके अंदर जो आपका ये बना गया है ना, ये आप देख रहे हैं केतली उतली बना रखा है जिसमें चाय वाय दे देते हैं, तो ये किस चीज से बनाया गया है? ठीक है, वो आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा कि नारियल का जो वो छिलका होता है ना, और उसको हटा देने के बाद जो उसका खोइया बच जाता है, हमारे यहाँ पर तो देसी लैंग्वेज में खोइया बोला जाता है। ठीक है, उसी से ये बनाया गया है बच्चों। ओके, तो नारियल शिल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, यही क्वेश्चन पहले इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, और कोकोनट क्राफ्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है? तब बच्चों आपका जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है अरक्तता। ठीक है, तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में इसे ही एनीमिया बोलते हैं। ओके बच्चों, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच डिजीज ऑक्योर व्हेन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड डिक्रीज, तो हो जाएगा आपका एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर, तो वो है बच्चों यहाँ पर आपका मैरिज यानी कि विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, आतिथ्य उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और मैरिज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, इसमें लाभार्थियों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो वृद्धावस्था वाली पेंशन होती है ना, उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है या इससे अधिक का है तो वो जो है इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। उसको यहाँ पर सीनियर सिटीजन का जो पेंशन होता है ना, उन व्यक्ति को ये मिलने लग जाएगा अगर वो अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो जो आपका क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशरीज इन इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज जब होती है तो ये आपका यहाँ पर इलिजिबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं ने जीन्स पहनना किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो महिलाओं ने बच्चों अगर देखा जाए जो जीन्स पहनना प्रारंभ किया है वो 1950 से शुरू किया है एक तरह से। ठीक है, तो जो आपका ख वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच ईयर डिड वुमेन स्टार्ट वियरिंग जीन्स, तो 1950 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। पहला है आपका आयरन, ठीक है, तो आयरन का हो जाएगा अरक्तता से रिलेटेड। ओके, दूसरा है आपका यहाँ पर विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है यहाँ पर इसकी कमी से रतौंधी नाम का जो है बीमारी वो होता है जिसमें रात में दिखना जो है वो कम हो जाता है, और आयरन की कमी से अरक्तता यानी अनीमिया की समस्या होती है। तीसरा है बच्चों आपका यहाँ पर प्रोटीन। अब प्रोटीन से क्या होता है, ये ना हो तो आपका क्वाशियोकर होता है। ठीक है, ये एक तरह का विकार है जो होता है। अगला है आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग जिसे गलगंड कहते हैं, ये भी आपका होता है। तो इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। जो क वाला विकल्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा नहीं है, बाकी आप समझ लीजिए। ये वैसे इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में देखा जाए वैसे तो। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलान आपको करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। पहला है आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी किससे रिलेटेड होता है बच्चों? तो ये होता है आपका आंगन आश्रय से रिलेटेड होता है। ओके, तो फर्स्ट का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका दिवस देखभाल केंद्र, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है बच्चों दिन में देखभाल करने वाला ये केंद्र होता है, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अगला है आपका विद्यालय पूर्व केंद्र, तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये है आपका यहाँ पर बाल केंद्रीकृत उपागम है ये। और लास्ट में आपका मॉन्टेसरी करके है, तो ये है आपका यहाँ पर शिशु से 18 वर्ष के लिए स्कूल, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भोजन को किन परिस्थितियों में खराब कहा जाता है? जो भोजन होता है वो किन परिस्थितियों में खराब हो जाता है? ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो भोजन है ये खराब है, तो आप लिख सकते हैं जब उसके अंदर जैसे कि सघनता में बदलाव होता है और साथ ही साथ बनावट और स्वाद में जब बदलाव आ जाता है तब क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये भोजन खराब हो गया। जैसे सुबह सुबह मम्मी ने एकदम मस्त खिचड़ी बनाया, ठीक है, और रात होते होते वो खिचड़ी जो है वो खराब हो गया। अब हम खराब होने का पता कैसे लगाते हैं? खिचड़ी उठाया, उसको सूंघ के देखा, मम्मी बदबू आ रहा है, मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, ले मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ रही है उधर से, खा ले चुपचाप से।
ठीक है कि नहीं। तो जब उसके बनावट में और स्वाद में बदलाव आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि खाना खराब हो चुका है, और सघनता में बदलाव से भी कहा जा सकता है बच्चों। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर जो ख वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस इज फूड कंसीडर स्पॉइल्ड, तो वो हो जाएगा आपका चेंज इन डायनेस्टी एंड चेंजेस इन टेक्सचर एंड टेस्ट। तो ये आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में एक अथवा दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि अस्पतालों के कपड़ों में किस प्रकार के वस्त्र का अधिक उपयोग होता है। तो अस्पताल के जो कपड़े होते हैं बच्चों, आपका जो हॉस्पिटल के क्लॉथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा जो यूज होता है बच्चों आपका वो होता है सूती वस्त्र। ठीक है, इंग्लिश में जिसे आप कॉटन क्लॉथ्स भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है और हवा आसानी से पास अंदर बाहर हो सकता है। आप भी गर्मी के महीने में जब सूती वस्त्र पहनते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते होंगे। ठीक है बच्चों, तो अस्पतालों में ज़्यादातर यही कपड़े इस्तेमाल में लाए जाते हैं, सूती वस्त्र। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ इज मोस्टली यूज इन हॉस्पिटल क्लॉथ्स, तो वो हो जाएगा कॉटन क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विभाग सहायक विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स डज नॉट कम अंडर असिस्टेंट डिपार्टमेंट, तो वो है भैया यहाँ पर आपका जो प्रमुख कार्यालय होता है, जिसे इंग्लिश में आप हेड ऑफिस भी कहते हैं, ये आपका सहायक विभाग बोले तो असिस्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हेड ऑफिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिकली एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़े और प्रश्न संख्या का आपको उत्तर देना है 15 से लेकर के 18 तक का। तो जो आपका गद्यांश है वो कुछ इस तरह से है कि रोगाणुओं के उत्पन्न होने के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है उनमें सम्मिलित है मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना आदि क्रियाएं और भंडारण होता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से सुभेद जनसंख्या में नए रोग लग सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी क्या समझा दिया आपने ये, ठीक है, एकदम माथे के ऊपर से गया मेरा, ये है कि नहीं, बाउंसर चला गया सर जी मेरे माथे के ऊपर से। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका यूनिक आएगा गद्यांश। ठीक है, और यहाँ पर एक यूनिक गद्यांश आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देखिए इस गद्यांश के बेसिस पर हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खाद्यों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत निम्न में से कौन से खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण है। तो अगर बात करें खाद्य जनित रोगों के कारणों की तो आप लिख सकते हैं जैविक संकट। तो जो आपका क वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य का निम्न में से किस माध्यम द्वारा नए रोगाणुओं से संपर्क नहीं हो सकता है। तो वो है भैया आपका यहाँ पर खाद्य गुणवत्ता। अगर अच्छी क्वालिटी का खाना है तो आप जो है नए रोगाणुओं से, नए बैक्टीरिया से, नए कीटाणु से नहीं मिल सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपका नया अच्छा खाना होना है ही नहीं, कहीं नई जलवायु में चले गए, कहीं गंदा खाना खा लिया तो वो हो सकता है, लेकिन अगर खाद्य की गुणवत्ता यानी फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई डैश तथा नए भौगोलिक क्षेत्र में रोगाणु पनप सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नई जलवायु तथा नए भौगोलिक क्षेत्र में। तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है बच्चों। तो जो आपका ग वाला विकल्प है गलत है। जो भोजन हम खाते हैं वह पौष्टिक नहीं होना चाहिए, वो पौष्टिक होना चाहिए। अगर पौष्टिक नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो भोजन का कोई मतलब ही नहीं बना बच्चों, है ना। अगर हम जो खा रहे हैं वो पौष्टिक नहीं है तो क्या फ़ायदा खाने का, अनटिल अनलेस वो फास्ट फूड हो। ठीक है, क्योंकि जो फास्ट फूड होता है उसके अंदर कोई भी पोषक पदार्थ ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे खाते भी तो दबा के है ना, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, और ख़ास करके जो लड़कियां हैं, है कि नहीं, उनका तो भैया मैं देखता हूँ मोमोज के बिना गुजारा ही नहीं है।
मेरे आसपास मैं देखता हूँ बच्चों, लड़कियाँ आती हैं मोमोज की दुकान पर और मोमोज वालों को बोलेंगी, भैया अब मेरे लिए 20 रुपीज़ के मोमो लगा दो भैया। मैं तो एकदम सुन के मेरे अंदर का एकदम ज्वालामुखी फट जाता है। मतलब क्या मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? क्या सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं क्या जो जाके बोलती है मोमोज वाले ठेले वाले भैया को कि भैया 20 रुपीज़ के मोमोज लगा दो? अरे बुड़बक, 20 रुपया का मोमोज दे दो भैया। सिंपल सिंपल बोल दिया करो ना, तुम इंडिया में हो, फॉरेन में नहीं हो यार। ठीक है। और ले गोलगप्पे वाले के पास जा करके तो और भैया 10 के गोलगप्पे खिला दो भैया, ओ भैया थोड़ा पानी दे दो भैया। एक बार पानी मांगेंगी, 2 बार पानी मांगेंगी, क्योंकि मुझे भी गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तो अक्सर ऐसा दिख जाता है मेरे को। एक दिन मैंने देखा कि एक लड़की आई, वो खा रही गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले भैया ने खिला दिया उसको, 10 रुपये के 4 गोलगप्पे आते हैं हमारे इधर, खिला दिया। फिर उसने बोला भैया पानी, तो भैया ने पानी पिला दिया उसको। फिर बोला भैया और पानी दो, भैया ने और पानी पिला दिया, भैया और पानी। अरे बुड़बक क्या बोले। मेरे मन में आता है अरे कितना पानी पीना है इन महान व्यक्ति को, क्या ही बोले मैं। ये पापा की परी जो है यहाँ पर। खैर जोक्स अपार्ट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 15 to 18। वही चीज़ है, बस इंग्लिश मीडियम में आपका रहेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं और करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ कि कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ फूड बर्न डिजीज अंडर द वेरियस हैजार्ड्स कॉज्ड बाय फूड्स। तो वो हो जाएगा बायोलॉजिकल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ह्यूमंस कैन नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विथ न्यू जर्म्स। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फूड की क्वालिटी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्म्स कैन ग्रो इन न्यू क्लाइमेट एंड न्यू जियोग्राफिकल एरियाज। तो यहाँ पर आपका क्लाइमेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि द फूड वी ईट शुड नॉट बी न्यूट्रिशियस, ठीक है, यानी कि पोषक से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे और इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि परिवार की अर्थव्यवस्था में एक गृहिणी का क्या योगदान होता है। जो परिवार की अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, उसके अंदर जो गृहिणी होती है उनका क्या योगदान होता है। तो देखिए, अक्सर परिवारों के अंदर जो गृहिणी होती है वो हमारी मम्मी होती है। ठीक है, आपके भी परिवार में जो गृहिणी होंगी वो आपकी मम्मी होंगी और मेरे परिवार में भी मेरी मम्मी है। ठीक है, एक जो गृहिणी होती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में काम करती है। पूरे परिवार की देखभाल करना जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर होता है वो मम्मी के ऊपर ही होता है। और एक घर को घर बनाने का जो काम करती हैं वो गृहिणी ही करती है, अर्थात हमारी मम्मी ही करती है। अगर 2 दिन के लिए भी मम्मी हमारे घर से चली जाती है ना कहीं पर, तो हमें लगता है अरे यार कुछ ना कुछ तो कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि होम साइंस ये जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर लड़कियों के पास होगा, तो आपको ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। और वैसे लड़कों में भी ये होता है। मान लीजिए कि आपको कोई कपड़ा घर में नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपका कोई सूट हो सकता है, कोई सलवार हो सकता है, या कोई फेवरेट जीन्स वगैरह हो सकता है, तो आप किसको याद करेंगी? मम्मी को याद करेंगे। बोली मम्मी ये मेरा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। मेरे घर में भी जब होता है ना तो मैं भी बोलता हूँ कि मम्मी मेरा ये जैकेट कहाँ रखा हुआ है, इस तरह से, है कि नहीं। बेशक मम्मी को पता हो या ना हो कि मेरे पास कोई कलर की जैकेट है भी कि नहीं है, ठीक है, कहाँ रखी मैंने नहीं रखी, मम्मी को कुछ पता हो या ना हो, हम बस क्वेश्चन किससे पूछते हैं? मम्मी से, कि मम्मी ये कपड़ा मेरा कहाँ रखा हुआ है कि नहीं। फिर मम्मी, पता नहीं मम्मी के पास ये जादू है कि क्या है, मम्मी बोल देती है यहाँ देख सारे कपड़ा तू यहाँ रखता है, ये वाला थोड़ा सा हटा के देख यहाँ मिलेगा। और लिटरली वहां पर देखते हैं ना, मिल गया कपड़ा, और वहीं पर हम खोज रहे होते हैं, वहां कपड़ा मिलता नहीं है। मम्मी के एक बार बताने पर कि यहाँ देख यहाँ तक कपड़ा होगा, और वहीं पे मिल जाता है हमें। तो मम्मी के अंदर लिटरली जादू होता है। ठीक है, जैसे कोई अच्छी चीज करके आते हैं बाहर से, मम्मी मेरा ये हो गया, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गृहिणी से संबंधित जो है बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, और एक घर को जो घर बनाने का काम करती है वो गृहिणी ही करती है।
आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कपड़ा वाला एग्जाम्पल आपका सूट किया कि नहीं किया। मुझे लगता है हर बच्चे का ये हर घर का कहानी होना ही चाहिए ऐसा ऐसा, और होता ही होगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन पे आते हैं कि परिवार की अर्थव्यवस्था में एक गृहिणी का क्या योगदान है। वे महिलाएं जो मुख्य रूप से घर पर रहकर परिवार की देखभाल करती हैं, वह घर का दायित्व संभालती है, गृहिणी कहलाती है। देखिए कितनी अच्छी लाइन बोला गया यहाँ पर कि वे महिलाएं जो मुख्य रूप से यानी मेनली घर पर रहती हैं और परिवार की देखभाल करती हैं, वह घर का दायित्व संभालती हैं, वो क्या कहलाती हैं, गृहिणी कहलाती है बच्चों। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, परिवार के भरण पोषण का कार्य करना। ठीक है, कि सबने खाना खाया कि नहीं खाया। आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी जो होती है, सब जब खाना खा लेते होंगे, आप सब खाना खा लेते होंगे, आपके भाई बहन, फिर आपके पिताजी जब खाना खा लेते होंगे, फिर लास्ट में जो बचा हुआ खाना होता है ना, वही मम्मी खाती है। स्टार्टिंग में मम्मी कभी नहीं खाना खाएगी, पहले बोलिए तुम खाओ, फिर पिताजी जब रात को घर पे लेट आएंगे काम से, फिर पिताजी खाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में सबसे लास्ट में वो मम्मी खाती है। ठीक है, तो परिवार का भरण पोषण का कार्य करना यह भी घर की गृहिणी के हाथ में ही होता है बच्चों। परिवार के सदस्यों को सहयोग व योगदान जिससे कि वे अपना कार्य दक्षता से कर सके। फैमिली में हर एक को सपोर्ट करना मम्मी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, मैं आज जो वीडियो बना पाता हूँ ना बच्चों, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं जो वीडियो बना पाता हूँ इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाने में बिजी रहता हूँ, तो मैं अपने शरीर पर उतना ध्यान दे नहीं पाता हूँ, खाने पीने को लेकर के, नहाने को लेकर के। तो मम्मी मुझे अक्सर याद दिलाती रहती हैं कि हाँ तेरे नहाने का टाइम हो गया है कि नहीं, तेरे खाने का टाइम हो गया, ले खाना खा। मैं बोलता हूँ नहीं मम्मी मुझे वीडियो बनाना है अभी, नहीं वीडियो नहीं बनाना है अभी, बच्चों को नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है, अभी खाना खाएगा तो खाना खाएगा। अब मम्मी के आगे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं, तो बस बैठना पड़ता है खाना खाने के लिए। अगर नहीं बैठेंगे तो फ्लाइंग चप्पल आ जाएगा। उसी प्रकार से आपके घर में भी हर एक कार्य में मम्मी आपका सहयोग करती होंगी। जब आप स्कूल जाती होंगी, आप में से बहुत सारी लड़कियां, तो मम्मी फाइनली आपका बाल वाल जो है वो चोटी वोटी बांधती होंगी या बाल झाड़ देती होंगी। ठीक है, आपको ड्रेस आपका ढूंढने में मदद करती होंगी। वेरियस वर्क के अंदर, अलग अलग कार्यों के अंदर घर में मम्मी सभी का सहयोग करती हैं बच्चों। ठीक है, जो गृहिणी होती हैं वो, और मम्मी ही गृहिणी होती है, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ हाउस वाइफ इन द फैमिली इकोनॉमी। ठीक है, तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 20वां क्वेश्चन है। 20वें के ए में पूछ रहा है कि एक सब्जी वाला किन दो तरीकों से अपने ग्राहकों को ठग सकता है। एक जो सब्जी वाला होता है ना बच्चों, वो कैसे अपने ग्राहकों को ठग सकता है, तो बाट के स्थान पर पत्थर से सब्जी तौल करके। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आते हैं जो बटखारा का यानी बाट का प्रयोग नहीं करते, वो पत्थर का प्रयोग करते हैं और क्या बोलते हैं, अरे भैया यहाँ पर हमारे पत्थर का कंपैरिजन आप ये बाट से करोगे क्या, उससे ज़्यादा ही वजन निकलेगा। वास्तविकता में उसका वजन कम होता है। अगर वो बोलेगा 1 किलो वजन है मेरे इस पत्थर का, तो उसका वजन होता है 800 ग्राम, 200 ग्राम का घपला मारा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ठग सकता है। तराजू के नीचे चुंबक लगा करके आपको ठग सकता है। नायक मूवी आपने देखा होगा, उस मूवी में एक सीन दिखाया गया है कि किस तरह से तराजू के नीचे जो है वो चुंबक लगा करके ठगा जाता है। तो इस तरह से भी सब्जी वाला ठग सकता है लोगों को। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन व्हाट 2 वेज कैन अ वेजिटेबल वेंडर चीट हिज कस्टमर्स। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकता है वेट के बजाय, जिससे कि वो ठग सके लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेट लगा करके, स्केल के अंदर मैग्नेट लगा करके जो है वो लोगों को ठग सकता है। इसी में एक अथवा दे दिया, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय सभ्यता में अतिथियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार किन शब्दों में निहित है। ठीक है, तो देखिए हमारी सभ्यता के अंदर बच्चों जो अतिथि होते हैं उनको भगवान के समान माना जाता है। ठीक है बच्चों, जिनको ऐसे भी बोला जाता है कि अतिथि भगवान है। ओके, और हम लोग एक टैगलाइन भी यूज़ करते हैं कि अतिथि देवो भव। तो ये हमारी सभ्यता के अंदर बच्चों जो अतिथि होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है। तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन है और आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि भारतीय सभ्यता में अतिथियों को भगवान माना जाता है तथा उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे कि अतिथि देवो भव शब्द में निहित है। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके,
21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि एको मार्क क्या होता है, यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो एको मार्क देखिए बच्चों, जो प्रदूषण नहीं फैलाते ना उन पदार्थों को ये दिया जाता है। और ये जो है जैसे आपका साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेंट हो गया, कागज हो गया, ऐसी वस्तुओं पर एको मार्क का आपको जो है चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए ये जारी किया जाता है। और एको मार्क जो है उसका मानकीकरण चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये जो एको मार्क दिया जाता है ना इन चीज़ों को, चाहे साबुन, डिटर्जेंट, पेंट या कागज को, ये आपका भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है और यह केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि शिशु देखभाल केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया गया है। कि भैया अगर घर में कोई नहीं है तो देखभाल के लिए यहाँ पर कर सकते हैं आप इनका। ठीक है, बच्चों के लिए होता है मेनली ये। और अच्छे शिशु देखभाल की सेवाएं क्या क्या हो सकती है, भोजन की सुविधा हो सकती है, वहाँ पर आराम की सुविधाएं हो सकती है, मनोरंजन की सुविधाएं हो सकती हैं। ये चीज़ें जो है एक अच्छे शिशु केंद्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सेवाएं कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध व व्यापार को सरल बनाने के लिए कौन से संस्थान प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं। प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं या प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहे हैं आपको बताना है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और इनकी गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए जो फूड का क्वालिटी वगैरह होता है, और व्यापार को सरल बनाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो CAC के बारे में आप लिख सकते हैं, कोडेक्स अल्टीमेटिरियस आयोग हो गया आपका, ISO हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, WTO हो गया जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, विश्व व्यापार संगठन बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालू अपने लिए वस्त्र खरीदना चाहती है। ठीक है जी, वस्त्र के रंग का चुनाव किन 4 बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो सालू है बच्चों वो अपने लिए एक वस्त्र खरीदना चाहती है, कपड़ा खरीदना चाहती है। तो जो वो वस्त्र खरीदेगी उसका जो कलर होगा, रंग होगा, वो कैसा होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, वस्त्र के रंग का चुनाव निम्न बातों पर निर्भर करेगा, जैसे उसकी पसंद क्या है, मौसम कौन सा चल रहा है, आजकल जो फैशन में जिसको आप कहते हैं चलन में ये कपड़ा है कौन सा चल रहा है, और अवसर अपॉर्चुनिटी कैसी है खरीदने की। तो इन बातों पर निर्भर करेगा कि वह किस रंग का वस्त्र खरीदेगी। कौन? सालू बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन है कि फैशन व्यापारी कौन होता है। ठीक है जी, फैशन व्यापारी वह व्यक्ति है जो अपनी प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करता है। वह उत्पाद का नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण उपभोक्ताओं की आवश्यकता व मांग के अनुसार करता है। ये फैशन व्यापारी होता है बच्चों। ठीक है, जो कि क्या करता है, अपनी जो प्रेरणा है, अपनी मोटिवेशन, उसको डिजाइन में परिवर्तित करता है कि ये मेरा एक डिजाइन है भैया, ये बहुत ज़्यादा बिकना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फिर उसका प्रोडक्शन वगैरह होता है और कस्टमर को ध्यान में रख करके, उसकी मांग वगैरह को ध्यान में रख के, कितना ज़्यादा डिमांड है उसका सप्लाई वगैरह दिया जाता है। तो ये फैशन व्यापारी के बारे में यहाँ पर बता रखा है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में आप WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो चलिए भैया विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसको एस्टैब्लिश करने का यानी कि इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि व्यापार के समझौतों को लागू करना, व्यापार के झगड़ों को निपटाना, साथ ही साथ देश की व्यापार नीति के मुद्दों में सहयोग देना था। अब देखिए बच्चों, आज का ये जो दौर है ये वैश्वीकरण का दौर है और आज के दौर में अगर 2 देशों को व्यापार करना है, मान लीजिए कि भारत को और चीन को व्यापार करना है,
तो इन दोनों के व्यापार से संबंधित जो नियम कायदे कानून बनाएगा वो WTO बनाएगा, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन बनाएगा बच्चों। इसी के लिए इस संगठन को वैश्विक स्तर पर बनाया गया। आगे देखिए बताया गया है कि व्यापार को सहजता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक व निष्पक्ष रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? वो विश्व व्यापार संगठन करता है बच्चों। WTO जो है वो समझौतों के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई है। मेन जो काम है WTO का, विश्व व्यापार संगठन का, वो व्यापार से संबंधित नियमों को बनाना है जो कि पूरे विश्व के ऊपर एक तरह से लागू होगा, जो भी देश WTO के मेंबर है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है कि वर्तमान युग में उपभोक्ता शिक्षा के महत्व को उजागर कीजिए। इंग्लिश मीडियम में ये रहेगा आपका कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन द प्रेजेंट एरा। तो आज के टाइम पे जो उपभोक्ताओं की शिक्षा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो सरकार भी कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट टीवी पर चलाता है कि जागो ग्राहक जागो। क्या आप भी धोखाधड़ी से अपहचान, यानी कि आप भी नहीं जानते हैं कि ये दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बच सकते हैं। और लास्ट में ये धुन चलती है, जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर किस तरह से लिख रखा है कि वर्तमान युग में उपभोक्ता शिक्षा का महत्व, उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना। अब आप बोलेंगे सर जी बार बार एक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होता है? देखिए बच्चों, उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर बोलते हैं और उपभोक्ता हम लोग हैं, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है? हम लोग होते हैं जो सामान को खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका उपभोग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो सामान हम खरीदते हैं उसको अच्छी तरीके से खरीद सके, चीज़ों को सही से समझ करके, इसीलिए आपका उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसी के बारे में बता रखा है कि उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के दौर में। और उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदने का सही निर्णय लेने में सहायता करना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपका किस चीज़ को उजागर कर रहा है? उपभोक्ता शिक्षा को उजागर कर रहा है। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे तो मेरे बहुत आ जाता है आज के टाइम पे, ठीक है। क्या कि मैं स्क्रॉल करता हूँ, वहां पर आता है देखिए ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले इसका लेबल चेक कीजिए। तो वो जो लेबल के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, शुगर कितना है, ठीक है, अदर आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो कितनी डली हुई है, वो इंग्रेडिएंट के बारे में जो बता करके हमें अवेयर कर रहे हैं। तो वो किस लिए अवेयर कर रहे हैं? ताकि हम कोई भी चीज़ खरीदें तो उसको अच्छी क्वालिटी का खरीदें। कोई भी चीज़ आप जो भी खरीदते हैं, है कि नहीं। अब देखिए बादाम का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। बादाम 200 रुपये किलो भी मिल जाएगा आपको, एकदम घटिया से घटिया बादाम, और 800 से 1000 रुपये किलो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो सब आप कैसे पता कर सकेंगे? उसकी क्वालिटी से पता कर सकेंगे। और जो पैकेट में चीज़ें आती हैं उसकी क्वालिटी पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जो सरकार ने निकाल रखा है। कोई भी पैकेट वाला सामान आप खरीद लीजिए, उसके पीछे उसका इंग्रेडिएंट लिखा होता है कि किस किस चीज़ों से मिलकर के वो बना है। जो भी पैकेट में चीज़ आता है उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये सरकार का रूल होता है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है, अगर आप इंग्रेडिएंट वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप खरीद सकते हैं। आगे देखिए बता रखा है उपभोक्ता को अपने अधिकारों व दायित्वों की जानकारी देना उपभोक्ता शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। जो उपभोक्ता लोग होते हैं, कंज्यूमर लोग होते हैं, उनका जो अधिकार है कि भैया किस अधिकार से आप कौन सा सामान खरीद सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं, क्या दायित्व है आपका, ये सब आप लिख सकते हैं ना। और उपभोक्ता सतर्क रहता है तथा अनुचित दबाव और कुचालो विज्ञापनों का शिकार नहीं होता है। अगर उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को अच्छा खासा एजुकेशन मिले कि भैया क्या चीज़ आपको खरीदना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, तो वो सतर्क रहता है। वो जानता है कि भैया ये चीज़ नहीं खरीदना है, इसमें स्वाद तो मिल जाएगा इस खाने में मुझे, लेकिन सेहत नहीं मिलेगी। मुझे ये चीज़ खरीदना है, 2 रुपया महंगा पड़ेगा लेकिन यही खरीद लेते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए वर्तमान युग में जो उपभोक्ता शिक्षा है यानी कंज्यूमर एजुकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि आतिथ्य उद्योग एक घर से दूसरे घर की सुविधा के रूप में विकसित हुआ है। यह उद्योग तीव्र गति से क्यों विकसित हो रहा है?
इंग्लिश मीडियम में मैं आपको लिखा देता हूँ, इस तरह से रहेगा कि द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज इवॉल्व इनटू अ होम अवे फ्रॉम होम फैसिलिटी, व्हाई इज दिस इंडस्ट्री डेवलपिंग एट अ रैपिड पीस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है कि लोग क्या करते हैं, धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से भी ये उद्योग जो है बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रो हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको वैष्णो देवी जाना है। ठीक है, वैष्णो देवी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर होटल लेंगे ना रहने के लिए, तो ये भी किसके अंदर आता है, होटल वगैरह सब, ये आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी अतिथि उद्योग के अंदर ही तो आता है। ठीक है, एक ये भी कारण है कि जो आपका ये उद्योग है बहुत तेजी से यहाँ पर विकास कर रहा है। व्यापार बढ़ाने के उद्देश्यों से भी लोग भिन्न देशों की यात्रा करते हैं। अब व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भी लोग लंदन, जापान, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, चिकित्सीय पर्यटन भी एक बहुत यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा योगदान निभाता है इस क्षेत्र के लिए, जिस कारण से लोग एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे शहर से तीसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं। एक ये भी कारण है कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थी दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। एक ये भी कारण है कि जो आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, रैपिड रेट से। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि घरेलू और व्यावसायिक लॉन्ड्री के बीच अंतर बताइए। इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, नेम 4 डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लॉन्ड्री। ठीक है, तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो आपका घरेलू लॉन्ड्री होता है, ठीक है, उसके अंदर कपड़ों की मात्रा कम होती है, 5 से 10 किलो कपड़ा हो सकता है। घर में कितना ही कपड़ा होता है कि नहीं, तो 5 से 10 किलो कपड़ा हो सकता है जिसको यहाँ पर धोया जाता है। जो व्यावसायिक कमर्शियल लॉन्ड्री होगा उसके अंदर कपड़ों की मात्रा जाहिर सी बात है अधिक होगी, 100 किलो या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, घरेलू जो लॉन्ड्री होगा उसके अंदर कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती कि किसका कपड़ा धुल गया है, किसका नहीं धुला है कि नहीं, कोई रिकॉर्ड की यहाँ पर आवश्यकता हमें नहीं होती है। लेकिन जो आपका व्यावसायिक लॉन्ड्री होता है उसके अंदर उचित रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भैया। ठीक है, फिर पता नहीं चलेगा कितना कपड़ा धुला है, कितना नहीं धुला है, कौन सा कपड़ा धुल गया है, नहीं धुला है कि नहीं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं विभिन्न कार्यों के लिए कोई अलग खंड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए, धुलाई के लिए, उसको सुखाने के लिए कोई अलग खंड नहीं होता है, एक ही में सारा काम हो जाता है। लेकिन व्यावसायिक लॉन्ड्री के अंदर यानी कॉमर्शियल लॉन्ड्री के अंदर निरीक्षण, छटाई, सुखाने, इस्त्री आदि के लिए अलग खंड होते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर व्यावसायिक लॉन्ड्री के अंदर देखने को मिलता है बच्चों। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं घरेलू लॉन्ड्री में कि उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे ब्रश, बाल्टी, धुलाई मशीन आदि ही इसके अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है व्यावसायिक लॉन्ड्री में कि बड़े बड़े उपकरण होते हैं, जैसे शुष्क कर यानी कि कपड़े सुखाने वाले मशीन, रोलर होता है, इस्त्री बहुत ज़्यादा इसमें अलग लेवल का देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग होता है व्यावसायिक लॉन्ड्री के अंदर। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नेम 4 डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लॉन्ड्री। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है बच्चों। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बच्चों डेफिनेटली हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ा देता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब 28वें के ए में देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि HACCP के महत्व की आपको विवेचना करनी है। HACCP होता है आपका हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी महत्व की विवेचना करनी है यानी कि इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यह खाद्य सुरक्षा को जो है कि निश्चित करने का उपागम है कि भैया फूड का क्वालिटी सही है कि खराब है, तो उसको यहाँ पर देखने का काम करता है। यह अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन का निर्माण के किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्रवाई करके हमें
खतरों कर पहचान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है कि भैया फूड क्वालिटी या अंतिम उत्पाद सही है नहीं है, तो यहाँ पर सारा एक्शन वगैरह लेना इनका जिम्मेदारी होता है। ठीक है, सब कुछ सुनिश्चित करके ये हमें बताता है। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों यानी जो उस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देना, यह भी इनका काम होता है कि भैया ये जो उत्पाद है, ये जो चीज आप बना रहे हैं बहुत अच्छी गुणवत्ता का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये भी इनका ही काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ HACCP। तो इसका आप भैया इंपॉर्टेंस कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर इसी के बी में एक क्वेश्चन है उसके अंदर। तो यहाँ पर इसके बी में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कोई 2 तरीके लिखिए जिनसे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। ठीक है, कोई 2 तरीके आपको बताने हैं जिससे कि ये जो बैक्टीरिया है ये आपका फैलता है बच्चों। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 तरीके जिससे साल्मोनेला बैक्टीरिया फैलता है। पहला, यह क्रॉस संदूषण से फैलता है, जब कच्चे मांस, पोल्ट्री और सलाद के लिए एक ही चॉपिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर या फिर ढाबे के अंदर एक ही चॉपिंग होता है, लकड़ी का एक ही टुकड़ा होता है, उसी पर खच 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 मांस भी काटते हैं और खच 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 उस पर वो सलाद उलाद भी काटते हैं, है कि नहीं। तो अगर एक ही चॉपिंग पर, एक ही उस पर सारा चीज काटा जाए, मांस हो गया, आपका सलाद हो गया, सब कुछ एक ही चॉपिंग पर खच 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 काटा जाए ना, तो ये साल्मोनेला, ये जो बैक्टीरिया है ये फैल सकता है। और अपर्याप्त खाना पकाना, ठीक है, या खाना बनाना कह लीजिए, इससे भी पक सकता है। मान लीजिए कि सही से खाना नहीं बनाया गया तो भी ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है आपका ये फैल सकता है। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट एनी 2 वेज बाय विच साल्मोनेला बैक्टीरिया स्प्रेड। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 29वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक एक भूमिका दीजिए या लिखिए। तो चलिए भैया देखते हैं। यहाँ पर पहला है आपका फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जो फ्रंट ऑफिस का सहायक प्रबंधक होता है, जब फ्रंट ऑफिस मैनेजर नहीं आता है यानी कि अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है, तो उसमें ये क्या काम करते हैं, ये एक पूरा का पूरा फ्रंट ऑफिस का आयोजन और पर्यवेक्षण जो है वो करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ फ्रंट ऑफिस के सुचारू कामकाज को भी सुनिश्चित करते हैं। कौन? फ्रंट ऑफिस के सहायक प्रबंधक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई 2 कौशल बताइए जो ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि खाना परोसने के तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको, साथ ही साथ स्वच्छता के उच्च मानक पता होने चाहिए और बुनियादी शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार उनका होना चाहिए। भैया बेसिक सा मैनर्स तो होना ही चाहिए। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि ऊपर अगर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हाउस कीपिंग विभाग के तल पर्यवेक्षक के बारे में आपको बताना है। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये अतिथि कक्ष की साफ सफाई और रख रखाव की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। जैसे असिस्टेंट मैनेजर ऑफ फ्रंट ऑफिस के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और दूसरा आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से हमारा। ठीक है, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 30वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि श्री धर्मपाल ने उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी खुद की खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप कहते हैं, उसकी शुरुआत की है। उनके दोस्त ने उन्हें HACCP लागू करने का सुझाव दिया है। ठीक है, HACCP मतलब हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, HACCP क्या है, तो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे अपनाने के लिए मनाने के लिए HACCP जो है उनके किन्हीं 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए। जो आपका HACCP होता है ना, इसके 3 महत्व आपको बताना है। तो पहला महत्व लिख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक दृष्टिकोण होता है ये, कि भैया जो फूड का क्वालिटी है वो परफेक्ट है, तो उसके लिए ये यहाँ पर जांच करता है।
साथ ही साथ प्रसंस्करण या निर्माण के किसी भी स्तर पर खतरों का पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो हमारा प्रसंस्करण होता है, निर्माण होता है, वहां पर कहीं पर भी अगर कोई खतरा है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है, ताकि समस्या के चरण में उचित कार्रवाई करके एक अच्छी गुणवत्ता वाले अंतिम उत्पाद को सुनिश्चित किया जा सके। जो भी चीज बनाया जा रहा है उसका लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का हो, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HACCP बच्चों। और उत्पादकों, प्रोसेसर और जैसे कि वितरकों और निर्यातकों को संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाने का कार्य भी HACCP के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे और आंसर यहाँ पर आप देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान कैसे मिलेगी? तो महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान मिलने के लिए हमें अपने मानसिकता को आधुनिक बनाना होगा। ये वाली मानसिकता छोड़नी होगी कि भैया जो महिला होती है या लड़कियां होती है तो घर का खाली चूल्हा चौका करने के लिए बनी है भैया। ठीक है, तो फटाफट जो है ये बड़ी हो गई है तो शादी उदी कर दो और हाथ अपने यहाँ पर हल्के कर लो या फिर सर हल्का कर लो। तो ऐसा ये जो सोच है, रूढ़िवादी सोच, इसे हमें बदलना होगा, क्योंकि महिलाएं भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और महिलाएं ऐसे ऐसे काम कर रही हैं आज के टाइम पे जो पुरुष भी कई हद तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो जो एक बच्चे को जन्म देने का जो पावर है वो केवल महिलाओं के पास ही होता है। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बच्चे को जन्म देते वक्त इतना ही दर्द होता है जितना एक गोली लगने पे एक तरह से होता है। आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और उस गोली लगने से भी 10 गुना ज्यादा दर्द होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है। पुरुष इतना दर्द झेल ही नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा कठोर कार्य है ये। ठीक है, हम बेशक इस चीज को इतना कभी सोचे नहीं होंगे कि हाँ ऐसा होता होगा। हाँ, ये सोचते होंगे कि हाँ महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको एक दर्द होता है, लेकिन वो दर्द वो माँ ही समझ सकती है जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें अपनी माताओं की सदा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ, आप भी किया कीजिए। ठीक है, और देखिए क्या है कि महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को आर्थिक गतिविधि के रूप में गिनना चाहिए। अक्सर महिलाएं जो होती है घर में जो काम करती है तो हम बोल दे ही देते हैं कि मम्मी आप घर में काम ही क्या करते हो, ये झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ही तो करना होता है। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। एक दिन आप घर का काम करके देखिएगा, इतना ज्यादा टफ होता है कि नानी याद आ जाता है। ठीक है, मैंने भी कभी एक जमाने में ट्राई किया था। एक दिन मैंने मम्मी को ऐसे ही बोल दिया, मम्मी आप करते ही क्या हो, मैं आपका करके दिखाता हूँ, देखो। एक दिन झाड़ू पोछा बर्तन मैंने किया। उस दिन मुझे समझ में आया कि बेटा बाहर जो तुम काम करके 2 पैसा कमा रहे हो ना वो आसान है, घर पे जो तुम्हारा काम है वो बहुत टफ काम है मम्मी का, तो मम्मी को हल्के में मत लो। ठीक है, चलिए अगला है, परिवार के अन्य सदस्यों की घरेलू कार्य में भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम महिलाओं को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, उनका यहाँ पर महत्व बढ़ा सकते हैं। शिक्षा दर में बढ़ोतरी करना चाहिए अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। साथ ही साथ समाज की अभिवृत्ति और नज़रिए को बदलना होगा और उच्च पदों पर महिलाओं को नियुक्त करना होगा। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं को परिवार और समाज में पहचान दिला सकते हैं, ग्रोथ एक दिला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ विल वुमेन गेट रिकॉग्नाइजेशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि खाद्य पदार्थ किन कारणों से संसाधित किए जाते हैं। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि खाद्य पदार्थों का सुरक्षा काल बढ़ाने के लिए उनको संसाधित किया जाता है। उन्नत परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण विविध आवश्यकताओं के कारण खाद्य पदार्थों को यहाँ पर संसाधित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनको मतलब प्रोसेस किया जाता है, संसाधित मतलब कि प्रोसेस करना बच्चों। ठीक है, और उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले, स्वाद वाले, खराब नहीं होने वाले, आसानी से पैक, भंडारित और परिवहन होने वाले खाद्यों की अपेक्षा करता है। आज का जो कस्टमर है ना वो सोचता है कि भाई मेरे को पैकेट में कोई चीज़ मिल जाए, जैसे चिप्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, जिसमें खराब होने की जो गुंजाइश हो वो हो ही ना और आसानी से मैं कहीं ले भी जा सकूं। तो ऐसे कारणों से खाद्य पदार्थ जो होते हैं, फूड्स जो होते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसे प्रोसेस फूड भी कहते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बेटर नहीं होता है, लेकिन आजकल डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी दिया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ रही है जो रसायनों, जैसे कि पीड़कनाशियों और परीक्षकों से मुक्त हो। ठीक है, आजकल ऐसे
खाद्य पदार्थ का भी डिमांड बढ़ रहा है जिसके अंदर केमिकल वगैरह ना हो, क्योंकि अब लोग थोड़े थोड़े जागरूक होना शुरू हो चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से हो गया आपका कि फॉर व्हाट रीजंस आर फूड प्रोसेस्ड, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि आपका मित्र रोहन शहर के एक अस्पताल में चिकित्सा पोषक चिकित्सक है। ठीक है, अब देखिए ए में क्वेश्चन बन गया हमारा कि रोगी की पोषण संबंधी स्थिति और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह किन्हीं 4 तरीकों का उपयोग करेगा। जो रोगी है, रोगी का पोषण से संबंधित जो स्थिति है उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो कौन से 4 तरीकों का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि एक मरीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह 4 तरीकों का उपयोग करता है। यहाँ पर इस तरह से पहला कि मानव शास्त्रीय माप, ऊंचाई, वजन, सिर और छाती के परिधि लेकर के जैव रासायनिक मूल्यांकन करके प्रयोगशाला और भौतिक माप की जानकारी को उपरोक्त जानकारी से साझा जोड़ करके, ठीक है, और इस तरह से बताया गया है नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है, और रोगी की पहचान करके यहाँ पर किया जा सकता है। और इसके आगे चले तो बी में क्वेश्चन है कि आपके दादाजी जो है वह आपके दादाजी जिनकी आंतों की सर्जरी हुई है, किसकी सर्जरी हुई है बच्चों, आंतों की सर्जरी हुई है, उसके लिए भोजन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। तो आपके जो दादाजी है उनके लिए भोजन का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि उनके मुंह की सर्जरी हुई है तो अंतःशिरा आहार कारक जब गैस्ट्रो आंत्र पथ ठीक से काम नहीं करता है तो शरीर के कार्यों को समर्थन देने के लिए एक विशेष संसाधन दिया जाता है। ठीक है, तो एक अलग तरह से यहाँ पर उनको यहाँ पर चीजें दी जाएंगी जैसे कि भोजन वगैरह, ठीक है, जो पाइप के थ्रू वगैरह भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, आपके दादाजी के ठीक होने के बाद वह उन्हें किस प्रकार के आहार की सलाह देंगे। जब आपके दादाजी ठीक हो गए तो कैसा खाना खाना चाहिए। तो जब आदमी ठीक हो जाता है तो उसे नरम कम मसाले वाला, ठीक है, ऐसा ही भोजन देना चाहिए ताकि वो और भी अच्छे से रिकवर कर सके। और चबाना आसान होता है नरम खाने को, ठीक है, पचाना भी आसान होता है। इसीलिए कोई भी बीमारी बोल रहा हूँ मैं, बीमारी से होना चाहिए। तो कोई भी बीमारी से कोई व्यक्ति उठता है तो उसको हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो पचाने में भी आसान होता है, जैसे खिचड़ी वगैरह। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि उच्च रक्तचाप के खतरे को बढ़ाने वाले कारक दीजिए। ठीक है, ऐसी चीजें आपको बतानी है जो आपका यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है इसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आप अधिक लवण युक्त खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यानी नमक जिसके अंदर ज्यादा होता है, लवण का मतलब नमक, ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जिसके अंदर नमक ज्यादा हो, या किसी को होता है ना नमक ज्यादा खाने की आदत होती है, तो उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का। इसीलिए डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो नमक कम इस्तेमाल करे। अधिक सोडियम अंश वाले संशोधित खाद्य पदार्थ का प्रयोग करने से भी हो सकता है। ठीक है, और पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियों, अनाजों व दालों का कम उपयोग करने से, जिसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, फल के अंदर, सब्जी के अंदर, अनाज के अंदर, दाल के अंदर, उसका अगर आप इस्तेमाल कम करते हैं खाने में तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैल्शियम अगर आप कम लेते हैं, दूध वगैरह, अंडे वगैरह अगर आप नहीं खाते हैं तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध पीना ज़्यादा प्रेफर कीजिए। ठीक है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भैया अंडा वगैरह खा सकते हैं। कम शारीरिक गतिविधियों और तनाव के कारण जो व्यक्ति कम फिजिकल एक्टिविटी करता है, शारीरिक गतिविधियां करता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि गिव रीजंस दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर। 34वें के ए में क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत के लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है। तो भारत के लुप्त होते परंपरागत व्यवसायों में यहाँ पर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था से सुधार लाया जा सकता है, नया डिजाइन बना करके जो है हम लोग सुधार ला सकते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसी को अच्छे से रीडिजाइन करके हम लोग बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किन मंत्रालयों के सहयोग से हुआ। तो ये जो योजना का प्रारंभ हुआ था बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था हमारा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसी में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ए में क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में
फ्रांस विश्व का फैशन केंद्र क्यों बना था? तो आंसर इस तरह से होगा क्योंकि शाही न्यायालय से समर्थन मिलने के कारण और रेशम के उद्योगों का यहाँ पर विकास उस टाइम पे देखने को मिला था, ये बहुत ज्यादा विकसित थे। इस कारण से 18वीं शताब्दी के अंदर जो फ्रांस था वो आपका फैशन का केंद्र बोले तो फैशन का सेंटर बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना। ये होता है बच्चों आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का मुख्य उद्देश्य। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, इसी में आपको एक अथवा दे दिया था, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्या हुआ है कि मोहन ने क्या किया है, शहर में हाईटेक लॉन्ड्री खोली है। ठीक है जी, उनका सरकारी अस्पताल से अनुबंध हो गया है, एक तरह से मान लीजिए कि गठबंधन हो चुका है। अब क्वेश्चन बन गया हमारा यहाँ पर इसी के बेस पे कि अस्पताल में कपड़े धोते समय उसे जो है किन दो मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। अस्पताल के जो कपड़े होते हैं अगर वो धो रहा है उसको, तो क्या क्या चीज उसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भैया हॉस्पिटल का कपड़ा है तो जितना ज्यादा साफ रहेगा उतना बेटर है। ठीक है, कपड़ों की कीटाणु शोधन सुनिश्चित करनी चाहिए कि भैया उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं रह गया, ये भी चीज उसको मोहन को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्पतालों में कपड़े धोने के कार्य की प्रक्रिया के 8 चरण लिखिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे आपातकालीन, मुख्य, ओटी या फिर आपका ओपीडी विभिन्न विशिष्ट केंद्रों और वार्डों से पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर लिनेन बैंक से या सीधे अस्पताल से लॉन्ड्री प्लांट तक परिवहन किया जाता है, गंदे लिनेन को उतारना और छांटा जाता है, फिर धुलाई बड़ी वॉशिंग मशीनों में होता है जिनकी क्षमता 100 किलो से अधिक हो। ठीक है, फिर हाइड्रो एक्सट्रैक्टर केंद्रापसारक गति में काम करते हैं जो नमी को हटा देते हैं वहां से, फिर सुखाना, दबाना, इस्त्री करना, मोड़ना और ढेर लगाना होता है, फिर निंदित वस्तुओं की मरम्मत एवं पृथक्करण किया जाता है, फिर पैकिंग किया जाता है और फिर बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपका प्रोसेस है। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस और इसके बेसिस पे जो आपको आंसर लिखने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए, परफेक्ट।